लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला एक छोटू सा आइलैंड है जिसका कुल एरिया है महज 455 स्क्वायर किलोमीटर। शहर दिल्ली का एक तिहाई और आबादी के मामले में दिल्ली से 170 गुना छोटा। दुनिया के नक्शे पर इसे शायद बहुत से लोग बिना जूम किए ढूंढ भी नहीं पाते हैं। यहाँ दुनिया के 7वें सबसे बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री पूरे 3 दिन बिताते हैं। हिंदुस्तान की फौज और 2 युद्धपोत वहां की परेड में हिस्सा लेते हैं क्योंकि मौका था उनकी आजादी के 50 बरस पूरे होने का। हम सेशल्स की बात कर रहे हैं। 27 जून को प्रधानमंत्री राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। कुल 3 दिन तक उनकी स्टेट विजिट चली। इसके पहले वो 2015 में सेशल्स गए थे। इंडियन ओशन रीजन में पहला दौरा था ये प्रधानमंत्री मोदी का। अब लगभग 11 साल बाद फिर से वहां गए हैं। लेकिन ऐसा वहां क्या है? सेशल्स या सेशल्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको उसका आकार नहीं, उसकी लोकेशन को देखना पड़ेगा। आप मैप पर गौर कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा समंदर के रास्ते गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज हिंद महासागर पार करते हुए अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के पास से गुजरते हैं जहां सोमालिया वगैरह है, और फिर बाबल मंदब के रास्ते लाल सागर और स्वेज कैनाल से यूरोप चले जाते हैं। उसके थोड़े बगल में फारस की खाड़ी है, वहां से बहुत सारी एनर्जी आती है, क्रूड ऑयल और गैस। अगर इस समुद्री मार्ग में कहीं भी रुकावट आती है, जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं, तो दुनिया भर की सप्लाई चेन, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें और इंटरनेशनल ट्रेड पर उसका असर दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों में लाल सागर में हुए हमलों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इस रास्ते की सुरक्षा कितनी जरूरी है। सेशल्स इस पूरे समुद्री इलाके के बिल्कुल बीच में पड़ता है। अफ्रीका के तट से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान की तरफ। मेडागास्कर के कुछ ऊपर लगभग 115 छोटे छोटे द्वीप हैं और इन्हीं से मिलकर सेशल्स बना है। ये द्वीप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से पश्चिमी हिंद महासागर पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है, जहां से दुनिया के सबसे वाइटल सी लेन्स गुजरती हैं, यानी समंदर के बड़े बड़े हाईवे जिन पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। बीबीसी ने सेशल्स को इस दौर के समुद्री सिल्क रोड का एक जरूरी पड़ाव कहा है। इसका मतलब जो देश सेशल्स का दोस्त बनेगा, मॉरिशस का दोस्त बनेगा, उसके पास दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री लाइंस का, सी लेन्स का एक्सेस आ जाएगा। वो वहां के आसपास के समंदर पर नजर रख पाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी 2015 में पहली बार सेशल्स गए थे, तब वो सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड को लेकर भी एक डील साइन करके लौटे थे। डील ये थी कि वहां दोनों देश मिलकर एक मिलिट्री इंफ्रा बनाएंगे। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। अभी के लिए हम मिलिट्री इंफ्रा कहते हैं, समझ की आसानी के लिए। योजना थी कि यहाँ एक एयर स्ट्रिप को डेवलप किया जाए और ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाए जिसका इस्तेमाल सेशल्स करे और हिंदुस्तान भी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई थी। एक एयर स्ट्रिप के अलावा एक जेटी भी बनी थी जिस पर शिप स्टॉक हो पाते, लेकिन कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत वहाँ एक मिलिट्री बेस ही बनाने की तैयारी कर रहा था। जब ये बात सेशल्स के अंदर लीक हुई तो 2018 में सरकार पर दबाव पड़ा वहाँ की। कहा गया कि ये देश की संप्रभुता के साथ समझौता है, एक विदेशी फोर्स को आप अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस डील का विरोध करने लगे और समझौता ठंडे बस्ते में गया। क्या प्रधानमंत्री की इस यात्रा से प्रोजेक्ट फिर रिवाइव हो सकता है? क्या भारत सेशल्स में मिलिट्री अड्डा बनाने के बारे में अब भी सोच रहा है? क्या बना पाएगा? आज के शो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सेशल विजिट में क्या क्या हाथ लगा हमारे। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है कि 1770 में पहली बार 5 हिंदुस्तानी गिरमिटिये बनकर सेशल्स पहुंचे थे। गिरमिटिये वो लोग थे जिन्हें अंग्रेज अग्रीमेंट करके, अग्रीमेंट से ही शब्द आया, मॉरिशस ले जाते थे, फिजी, कैरेबियन जैसे द्वीपों पर प्लांटेशन उनको वहां लगाना था, कोका और ये सब। अब मजदूर जिनके साथ ये कथित अग्रीमेंट होता था वो अग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, तो गिरमिट बना भ्रंश और इसी से चलकर ये लोग आगे जाके गिरमिटिये कहलाने लगे। इन 5 गिरमिटियों के साथ 7 अफ्रीकी गुलाम भी थे और 15 फ्रेंच नागरिक थे जो सेशल्स को एक फ्रेंच कॉलोनी बनाने के मकसद से आए थे। ये 27 लोग सेशल्स के पहले वासी माने जाते हैं। आने वाले सालों में कम से कम 6,000 हिंदुस्तानी सेशल्स ले जाए गए बंधुआ मजदूरी करने। अग्रीमेंट होता था, कथित गिरमिटिया बनाकर इनको ले जाते थे। 1814 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद सेशल्स फ्रांस के कंट्रोल से निकलकर ब्रिटेन के कब्जे में आया। फिर आप देखते हैं कि 1858 में हिंदुस्तान पर भी डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का। बंबई में जो प्रेसिडेंसी थी उसके तहत आता था। उस जमाने में हिंद महासागर में ब्रिटिश जहाज
नियमित रूप से बॉम्बे, कराची, कोचीन, मद्रास, मॉरिशस और सेशल्स के बीच आते जाते थे, एक सर्किट। इसी दौर में भारत से बड़ी संख्या में लोग सेशल्स पहुंचे हैं। गिरमिटियों के अलावा गुजराती व्यापारी पहुंचे। गुजराती व्यापारियों के अलावा यहाँ पर तमिल और मलयाली कारीगर भी पहुंचे। उसी ज़माने में कुछ भारतीय वहाँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें क्लर्क बने, पुलिसकर्मी बने और इनके वंशज आज भी वहाँ पे बसे हुए हैं। आज सेशल्स की आबादी में करीब 5 से 6% भारतीय मूल के नागरिक हैं। कई लोग वहाँ काम करने के मकसद से भी गए हैं, वर्क परमिट पर काम करते हैं। 29 जून 1976 को सेशल्स आज़ाद हुआ। उसी वक्त हिंदुस्तान ने मान्यता भी दी। सेशल्स की आज़ादी के बाद जेम्स मैचम देश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन यह व्यवस्था बहुत समय टिक नहीं पाई। सिर्फ 11 महीने बाद 5 जून 1977 को जब राष्ट्रपति मैचम विदेश यात्रा पर थे, तब प्रधानमंत्री फ्रांस अल्बर्ट रेने ने तख्ता पलट कर दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। रेने राष्ट्रपति बन गए और मैचम को निर्वासन में जाना पड़ा। अब ये शीत युद्ध का दौर था। रेने ने सोवियत यूनियन, क्यूबा और दूसरे सोशलिस्ट देशों के साथ करीबी बढ़ाई और ये बात पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आई। उनको डर सताने लगा कि कहीं उनका भी तख्ता पलट न करवा दिया जाए, जिस तरह से इराक वगैरह में CIA ने किया था। उनकी सरकार गिराने की कई कोशिशें हुई भी। एक बार तो भाड़े के अफ्रीकी मर्सनरीज को देश में लाया गया और सरकार गिराने की कोशिश हुई, लेकिन नाकाम रही। 1986 में एक बार फिर कतरे की घंटी बजी। इस बार जानकारी मिली कि साजिश बाहर से नहीं बल्कि सरकार के भीतर से हो रही है। इल्जाम था कि रक्षा मंत्री ओगिलवी बर्लुई राष्ट्रपति रेने को हटाने की योजना बना रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों तक भी ये जानकारी पहुंच गई और उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बिना देर किए भारतीय नौसेना को सक्रिय कर दिया कि आपको रेने को रेस्क्यू करना है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। संयोग से भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS विंध्यगिरी पहले से निर्धारित यात्रा पर सेशल्स जाने ही वाला था। प्लान बनाया गया कि जहाज पोर्ट विक्टोरिया पहुंचने के बाद इंजन में तकनीकी खराबी का बहाना करेगा और कुछ दिन वहीं रुक जाएगा। जहाज पर मौजूद जो इंडियन नेवी के सेलर्स हैं, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बिल्कुल रेडी थे। भारत ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन हिंद महासागर में उसकी जो मौजूदगी थी, वो जो शिप वहां खड़ा था हमारा, उससे साफ मैसेज गया कि अगर सेशल्स की सरकार को गिराने की कोशिश होती है तो भारत कार्रवाई कर देगा। यानी इस तरह रेने के तख्ता पलट की एक कोशिश फेल हुई। फिर अगस्त 1986 के आखिर में राष्ट्रपति रेने जिम्बाब्वे में, उस टाइम नॉन अलाइंड मूवमेंट चलता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके एक समिट में गए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे। सम्मेलन के दौरान फिर से खुफिया जानकारी मिली कि रेने की गैर मौजूदगी में तख्ता पलट कभी भी हो जाएगा। टाइम नहीं था। राजीव गांधी ने तुरंत फैसला लिया कि रेने को बिना देर किए सेशल्स वापस भेजा जाएगा। उन्होंने अपना विमान दिया, उस जमाने का एयर इंडिया 1, ताकि रेने तय कार्यक्रम से पहले अपने मुल्क लौट सकें। 6 सितंबर 1986 को इसी तरह राष्ट्रपति रेने एयर इंडिया 1 से सेशल पहुंचते हैं। पहचान छिपाने के लिए एक भारतीय महिला का भेष धरते हैं, साड़ी पहनते हैं, विमान से उतरते हैं और उनको रिसीव करते हैं इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स। सेशल्स पहुंचते हैं रेने, उसके बाद तख्ता पलट की योजना ध्वस्त की जाती है। साजिश में शामिल कई अधिकारियों को हटाया जाता है। रक्षा मंत्री ओगिलवी बर्लुई को देश छोड़ना पड़ता है। इस पूरे मिशन में भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन खुफिया जानकारी और राजीव गांधी के फैसले ने एक मित्र देश के सरकार को गिरने से तो बचाया। यही वजह है कि ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग को आज भी भारत के सबसे सफल ऑपरेशंस में गिना जाता है। ये वो दौर था जब भारत की फॉरेन पॉलिसी अचानक काइनेटिक हो गई थी। बहुत कम अंतराल में 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। सेशल्स में ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग होता है, श्रीलंका में पवन लॉन्च किया जाता है और मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। भारत लगातार सैनिक दखल दे रहा था दूसरे मुल्कों में, लगातार फौज के लिए नए हथियार खरीद रहा था और यही सब देखते हुए टाइम मैगजीन ने तब कवर छापा था, सुपर इंडिया द नेक्स्ट मिलिट्री पावर। खैर, ये उस जमाने की बात थी। हम सेशल्स पर वापस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले इंदिरा गांधी बहैसियत प्रधानमंत्री सेशल्स गई थी। 1981 में उनकी यात्रा हुई थी और फिर लगभग 34 साल बाद 2015 में, जैसे हमने बताया, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं। तब दोनों देशों ने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किए थे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये समझौता था अजम्पशन आइलैंड पर मिलकर कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। अजम्पशन आइलैंड सेशल्स का एक छोटा सा आइलैंड है जो राजधानी से करीब उनके 1100 किलोमीटर दूर पड़ता है, पश्चिमी हिंद महासागर में। इसकी खूबी यह है कि सेशल्स की तो पूरी ही लोकेशन बढ़िया है सी लेन्स को देखने के लिए, लेकिन जो अजम्पशन आइलैंड है वो बिल्कुल ग्लोबल शिपिंग लेन्स के करीब पड़ता है।
हिंदुस्तान चाहता था कि यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बन जाए, एक डीप सी जेटी बने और दूसरी आधुनिक फैसिलिटीज, हंगर वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटी, क्रू के लिए कुछ क्वार्टर्स, ताकि एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सके, शिप्स यहाँ पर डॉक हो सके। लेकिन समझौता सफल नहीं हो पाया। सेशल्स के विपक्षी दलों ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान अजम्पशन आइलैंड पर अपना विदेशी सैनिक अड्डा बना रहा है। उनका कहना था कि यह सेशल्स की संप्रभुता के खिलाफ होगा। भारत और सेशल्स दोनों की सरकारों ने इन इल्जामों को खारिज किया। उनका कहना था कि भारत कोई सैनिक अड्डा बना नहीं रहा है, कुछ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होगा, द्वीप का मालिकाना हक और द्वीप की जो फैसिलिटीज है उसकी कमान सेशल्स के ही पास रहेगी और इस परियोजना का जो असली मकसद है सेशल्स के कोस्ट गार्ड की क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि उनके जो लिटोरल वाटर्स हैं वो बहुत बड़े इलाके में। लेकिन इस तर्क से कोई तब मुतमईन नहीं हुआ। विवाद बढ़ने के बाद 2018 में दोनों देशों ने इस समझौते में कुछ बदलाव किए। 7 मार्च 2018 को संसद में प्रस्ताव पेश किया गया जो मॉडिफाइड था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 6 मार्च 2018 को पार्थु कोते नाम के एक यूट्यूब चैनल से 9 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें 3 गूगल ड्राइव लिंक्स थे। अब इन गूगल ड्राइव लिंक्स पर जो इंफॉर्मेशन थी उससे हिंदुस्तान और सेशल्स दोनों की सरकारों में हड़कंप मचा। इस लिंक पर 2018 के संशोधित समझौते का पूरा टेक्स्ट था। इसके साथ 2015 वाला पुराना समझौता भी अपलोड कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक सीक्रेट साइड लेटर भी पब्लिक कर दिया गया था जिसमें विस्तार से लिखा था कि अजम्पशन आइलैंड पर भारतीय जो क्रू आएगा, स्टाफ आएगा, किन शर्तों के तहत काम करेगा, उनकी मौजूदगी की सीमाएं क्या होंगी और किन नियमों का पालन होगा। इस वीडियो में इल्जाम लगाया गया कि सेशल्स सरकार ने भारत को वहां मिलिट्री बेस बनाने के लिए द्वीप बेच दिया है। यही आरोप उस समय सेशल्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी लगा रही थी, लेकिन असली सनसनी वीडियो के आरोपों से नहीं आई बल्कि उन दस्तावेजों से मची जो पहली बार पूरी दुनिया के सामने आए थे। ये लीक इसलिए सीरियसली लिया गया क्योंकि इसमें हिंदुस्तान और सेशल्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिनका पूरा टेक्स्ट कभी ऑफिशियली सार्वजनिक नहीं किया गया था। उन डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा हुआ था कि भारत एयर स्ट्रिप कहां बनाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर किस जगह पे होगा, दूसरी जो इमारतें होंगी उनका डिजाइन क्या होगा, क्या उनका साइज होगा और पूरा मिलिट्री इंफ्रा किस तरह से तैयार होगा। इस तरह की बहुत सारी खुफिया जानकारी। अब जब ये स्कैंडल हुआ लीक तो राष्ट्रपति डेनी फॉर ने तब हार मान ली और ये परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। अजम्पशन आइलैंड पर कोई डुअल यूज या कोई जॉइंट बेस नहीं बन पाया। अगर वो मिलिट्री बेस बनता या कोई डुअल यूज फैसिलिटी बनती तो भारत की नेवी के पास एक नया ठिकाना आ जाता। दर्शक जानते हैं कि हिंद महासागर के उस इलाके से भारत की एनर्जी और ट्रेड नीड्स का बड़ा हिस्सा आता है और इसी शिपिंग को बीते कुछ सालों में समुद्री लुटेरों ने बहुत हैरेस किया था, खासकर सोमाली पायरेट्स ने। तब से इंडियन नेवी वहां परमानेंटली डिप्लॉयड है। 365 दिन साल के भारतीय नौसेना के जहाज वहां रहते हैं, पहरा देते हैं, किसी इमरजेंसी में क्विक रिस्पॉन्स भी करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत की पश्चिमी सीमा से यह जगह बहुत दूर है, तो हमने कुछ तो पर्शियन गल्फ में जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे हेल्प लेते हैं, फिर भी एक लॉजिस्टिक्स की चुनौती तो पैदा होती ही है। यही वजह है कि भारत ने सेशल्स और मॉरिशस जैसे देशों से दोस्ती बहुत मजबूत करने की कोशिश की है। भारतीय एजेंसियों को अभी भी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में सेशल्स से सहयोग मिलता है, लेकिन जिस तरह की एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी अजम्पशन आइलैंड में बनने वाली थी, अगर वो बनती तो काम बड़ा आसान होता, लेकिन ये जो लीक हुई उसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। हालांकि इसके बाद भी भारत और सेशल्स के रक्षा संबंध कमजोर नहीं हुए। भारत लगातार सेशल्स को पेट्रोल वेसल्स दे रहा है, डॉनी एयरक्राफ्ट हमने दिए हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज में हेल्प की है। भले ही अजम्पशन आइलैंड का प्रोजेक्ट रुक गया हो, लेकिन दोनों देश दोस्त हैं। इसी साल फरवरी में जब सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन हमीनी भारत आए थे, उस समय भी दोस्ती मजबूत करने की बात हुई थी। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट तो लटक गया, लेकिन अजम्पशन आइलैंड का क्या हुआ? भारत का नाम हटने के बाद अजम्पशन आइलैंड का नाम कतर से जोड़ा गया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि साल 2025 में सेशल्स की सरकार ने कतर की एक कंपनी को लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट यहां बनाने की मंजूरी दी, जिसके तहत कतर का एसेट्स ग्रुप इस द्वीप पर करीब 40 लग्जरी विला और एक हाई एंड रिजॉर्ट बनाना चाहती थी। इसके साथ ही वहां मौजूद एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जाना था ताकि उस पर प्राइवेट जेट्स उतर सकें। समझौते के मुताबिक इस द्वीप को 70 साल की लीज पर दिया जाना था और इसके बदले सेशल्स को शुरुआती भुगतान के तौर पर $2 करोड़ मिलने थे। लेकिन जैसे इस परियोजना की डिटेल सामने आई, सेशल्स में फिर से विवाद शुरू हुआ। पहले भारत का विरोध हुआ था, अब कतर का होने लगा। वहां काम करने वाले सोशल वर्कर्स का ये तर्क है कि अजम्पशन आइलैंड एल्डाब्रा अटोल का प्रवेश द्वार है। अटोल्स जो छोटे छोटे शैलो सी में द्वीप होते हैं,
एल्डाबा अटोल दुनिया के सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम्स में से एक है, जहां करीब 400 समुद्री प्रजातियां रहती हैं जो वहीं की वासी हैं। अगर वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं बड़े हैवी इंफ्रा के, तो वहां के एनवायरनमेंट को असर पड़ सकता है, ये उनका तर्क है। दो विवाद इस आइलैंड की वजह से हो चुके थे और 2026 में सेशल्स में जब चुनाव हुए तो अजम्पशन आइलैंड का मुद्दा बहुत बड़ा बनकर उभरा। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में भी सेशल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से पूछ लिया गया कि भारत क्या कोई अड्डा बना रहा है सेशल में। इस पर मिस्री ने कहा कि ये एक पुराना इशू है। भारत का स्टांस हमेशा रहा है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट होस्ट कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो विदेश सचिव ने भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन को ही टो किया, जो हमेशा से रही है कि सेशल्स की रजामंदी मैटर करती है, कुछ होना भी है तो। 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां रहे। इस दौरान सेशल्स ने उन्हें अपने गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा। सम्मान मिलने के कुछ ही घंटों बाद इसे लेकर कुछ विवाद भी हुआ सोशल मीडिया पर। क्या वजह थी? वजह थी अवार्ड के साथ दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन या साइटेशन आप कह लीजिए। लोगों ने उसमें वर्तनी की अशुद्धियां पकड़ी। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग गलत थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि सर्टिफिकेट शायद एआई से बनाया गया था। न हिंदुस्तान न सेशल्स की ही तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण आया। दोनों देशों ने करीब 9 समझौतों पर भी साइन किए। भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए का नया लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है बहुत कम ब्याज पर कर्ज, है ना, लगभग नील ही होता है। इसमें से एक बड़ी रकम डोनेशन के तौर पर दी जाती है। फिर कुछ इंडियन कंपनीज है जिनका इन्वेस्टमेंट है सेशल्स में। अशोक लीलैंड है, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां वहां इन्वेस्टेड हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ है सेशल्स में, सेशल्स को कई जरूरी सामान तोहफे में दिए गए, जैसे एक फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पार नाम का। फास्ट पेट्रोल वेसल सुनकर लगता है कि कोई छोटी बोट होगी, लेकिन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए 50 मीटर लंबा जहाज है, पर्याप्त बड़ा है। जो लिटिल वाटर्स होते हैं, जो कोस्टल वाटर्स हैं, उनकी निगरानी में बहुत काम का होता है। बड़ा तेज चलता है, 30 नॉट्स की रफ्तार ले सकता है। ये हमने गोवा में बनाकर सेशल्स को दे दिया है। इसके अलावा भारत ने 10 यूटिलिटी व्हीकल भी दिए हैं, 5 लेजर रेडियल बोट्स भी दी हैं, वो छोटी बोट्स जिसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स में भी होता है, मैरीटाइम ट्रेनिंग के लिए भी होता है। इसके साथ 6 एम्बुलेंस भी दी गई हैं, 500 मीट्रिक टन चावल और 8500 टन सीमेंट भी उनको दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सेशल्स की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर भारत और सेशल्स का साझा घर है, इसलिए दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि इस इलाके में तनाव कम रहे। तो 3 दिन की विजिट इस तरह से पूरी हुई है। इतना हर कोई समझ रहा है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 72 घंटे किसी देश की गोल्डन जुबली में शामिल होने के लिए नहीं देंगे। जाहिर है भारत सेशल्स को अपने करीब रखकर ग्लोबल शिपिंग के करीब दिखना चाहता है, नजर रखना चाहता है और चीन के घेरे में भी सेन लगाना चाहता है। कौन सा घेरा? दरअसल चीन ने हिंद महासागर के इस इलाके में, जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट से लेकर अफ्रीका है, उस इलाके में अपने पांव पसारने में बहुत लंबी चौड़ी योजनाओं में इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान में उनके पास ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बन टोटा है, कोलंबो में, अफ्रीका के ही ईस्ट कोस्ट पर सोमालिया के ऊपर पड़ने वाले जिबूती में एक पूरा परमानेंट बेस है, उनका पहला फॉरेन बेस चाइनीज का पीएलए का। डुअल पर्पस पोर्ट है, सिविलियन इस्तेमाल भी होता है, पीले नेवी के लिए भी पक्का ठिकाना है। इसके अलावा अफ्रीका के पूरे ईस्ट कोस्ट में आप गिनिए, सोमालिया, तंजानिया, केनिया, सब जगह चीन ने सड़कें बनाई हैं, पोर्ट्स बनाए हैं, सस्ता कर्ज इनको दिया ताकि इन देशों की जो निर्भरता है चीन पर ज्यादा बढ़ जाए और चीन की प्रेजेंस भी इंडियन ओशियन में रहे। इस तरह चीन भारत के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर अफ्रीका तक लगभग पूरे इलाके में अपनी सिविलियन प्रेजेंस और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है और भारत इसी घेरे की काट खोज रहा है। हमने ईरान में चाबहार बनाया, अभी उसके मैनेजमेंट से फिलहाल हम बाहर चल रहे हैं। फिर सेशल्स में एक अड्डा बनाना चाहा, जहां बात फिलहाल पक्की नहीं हो पाई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 3 दिन लगाए हैं, तो संभव है कुछ विचार इस बारे में हुआ हो। इस खित्ते में, इस रीजन में भारत के हाथ एक सफलता लगी है अगालेगा में। मॉरिशस का एक आइलैंड है अगालेगा, जहां भारत ने एक लंबी एयर स्ट्रिप बनाई है जिस पर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, पीएटाई नेवी का उतर सकता है। एक डीप सी जेटी भी है जिस पर जहाज डॉक कर सकते हैं। इसके साथ क्रू के लिए फैसिलिटी है। भारत ऑफिशियली इसे नौसैनिक अड्डा नहीं कहता, ओवरसीज बेस हमारा नहीं कहता। इंडियन पोजीशन ये है कि ये मॉरिशस के कोस्टल डिफेंस के लिए बनाई गई सुविधाएं हैं, जिसमें भारत ने थोड़ा बहुत उनकी हेल्प की है। भारत कुछ कुछ इसी तरह का काम सेशल्स में भी करना चाहता था, ताकि यहां डिप्लॉयड इंडियन नेवी को मुंबई और कारवाड़ की तरफ बार बार न देखना पड़े, या जो पर्शियन गल्फ है हमारे फ्रेंड्स, उनकी तरफ ना देखना पड़े। हमको ऑप्शंस बढ़ाने थे अपने। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की यात्रा के दौरान सागर इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ये फ्रेमवर्क था ताकि हिंद महासागर में चीन को काउंटर किया जा सके और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिले। 2025 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान, जो कि इसी रीजन में पड़ता है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस इनिशिएटिव को एक स्टेप आगे ले जाने की बात की। कहा सागर हो गया महासागर। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखना है कि सागर को महासागर करने से और सेशल्स में 3 पूरे दिन बिताने से हिंदुस्तान के हाथ में वास्तव में क्या लगता है, क्योंकि आपने वो मुहावरा सुना है, whoever rules the waves rules the world, यानी समंदर की लहरों पर जिसकी चलेगी वही दुनिया का मालिक होगा। चीन ने इस मामले में बहुत बड़ी छलांग लगा कर रखी है। हम भी डग भरने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सफल होंगे वक्त ही बताएगा। आज का राजदूत इसी जानकारी के साथ में कंक्लूड होता है। इस एपिसोड को साजिद के साथ मिलकर लिखा गया है और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।